सुप्रभात बच्चों। तो आज के इस क्लास में आपका हिंदी लिटरेचर से ही पढ़ाई होगी। पाठ साय के संबंध में मैं आपको बता दिया था, परसों ही बता दिया था कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप पूरा ये प्रश्न उत्तर कर लिए होइएगा सॉल्व। वैसे मैं कुछ इसका व्याकरण चैप्टर जो है सो मैं तो बता ही दिया था। तो अब आइए चैप्टर 8, जो कि उस चैप्टर 8 में भी मैं प्रवेश कर चुका था शनिवार के दिन। क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार, ठीक है ना। ये अंडमान निकोबार के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दिया था कि यह द्वीप समूह का नाम है अंडमान और निकोबार, और यह हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लोग जो है ना मछली और चावल खाना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ का मूल भोजन मछली और चावल ही है। लेकिन यहाँ की जलवायु ऐसी खराब है, ऐसी खराब यहाँ की जलवायु है, जो अंग्रेज के समय में जो हमारे भारत माता के कुछ सपूत राष्ट्र प्रेमी जो अंग्रेज़ों का विरोध किया करता था, है ना, उसको अंग्रेज जो है सो यहीं भेज देता था अंडमान निकोबार। कहावत है ना कि बिना मारपीट का ही मौत। वो ऐसा जगह है जहाँ मारने पीटने और किसी प्रकार की सज़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वतः वो सज़ा आदमी को मिल जाती है, ठीक नहीं। क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की जलवायु इतनी खराब है कि इधर से जो लोग जाते हैं वहाँ काला पानी कहा जाता है, काला पानी। तो काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी और वहाँ लोगों को जो है सो जेल में रखा जाता था और उससे काम भी करवाया जाता था, खेतीबाड़ी का भी काम करवाया जाता था। और जितने भी कैदी वहाँ जाते थे उसमें से अधिकांश तो मर जाते थे। वहाँ की जलवायु अडॉप्ट नहीं कर पाने के कारण किसी की पेट खराब हो जाती थी, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता था, किसी का लीवर चौक हो जाता था, किसी का हार्ट चौक हो जाता, माने कोई ना कोई कारण से उसको मर जाना है। तो प्राय लोग तो मर ही जाया करते थे। दूसरे विश्व युद्ध जो के समय, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ और दूसरा हुआ 1939 से 1942। तो 1942 में जापानियों ने इस द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लगभग 3.5 साल तक यह द्वीप जो है अंडमान और निकोबार द्वीप सो जापानियों के अधिकार क्षेत्र में ही रहा। लेकिन हमारे देश के वीर सपूत
सुभाष चंद्र बोस, नहीं ये, हाँ सॉरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब वहाँ गए वस्तु स्थिति का पता करने के लिए, तो देखा कि यह जापानियों ने इस अंडमान निकोबार को अपने कब्जा में कर लिया है। तो उन्होंने वहीं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। उन्हीं की स्मृति में एवर्डीन बाजार में नेताजी मैदान और नेताजी का क्लब भी बना हुआ है, जो आज के डेट में भी है। और उस युग में 42 में यहाँ के लोगों को बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी। भोजन, वस्त्र आदि की कमी के कारण लोग टेपियोका, शकरकंद और जंगली जड़ों को खाकर, टाट आदि पहनकर गुजारा करते थे। इतना वहाँ के लोगों के साथ परेशानी थी। जब अंग्रेज आया तो पीनल सेटलमेंट, जिसको कि कैदी उपनिवेश कहते हैं, समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। सभी लोगों को आज़ाद कर दिया। हेलो हेलो, उन्हें सरकारी सुविधा पर अपने अपने घरों को लौटने की भी छूट दी गई। सरकार अपने पैसा खर्च करके, अपने पैसा से वहाँ रहने वाले लोगों को अपने अपने घर को भिजवाया। जो यहाँ बसना चाहते थे उन्हें भी सहायता प्रदान की गई। बहुत से लोग भारत लौटना चाह रहे थे, भारत लौट आए। उन्हें लौटता देखकर मजदूर भी लौटने का प्रयास करने लगे। परिणाम यह हुआ कि 1941 में यहाँ की जनसंख्या मात्र 35,000 थी, जो कि 46 में घटकर 14,000 हो गया। यहाँ की जनसंख्या 35,500 थी। सारे लोग अपने अपने देश को, अपने अपने घर को चले आए और यहाँ आने के बाद उनकी जनसंख्या मात्र 14,000 हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया। आप लोग जानते ही हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज की गुलामी से हम लोग मुक्त हुए। तब ये द्वीप भी स्वतंत्र भारत के अंग बन गए। हमें आज़ादी मिली, इस द्वीप को भी आज़ादी मिल गई। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इन्हें अंडमान निकोबार को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रपति की ओर से चीफ कमिश्नर द्वारा यहाँ का शासन चलाया जाने लगा।
चीफ कमिश्नर। आज भी सेलुलर जेल की इमारत, इनमें देश के दीवानों ने अपने रक्त से आज़ादी का इतिहास लिखा था। समुद्र तटवर्ती एक बहुत ऊंचे टीले पर खड़ी है। आज भी सेलुलर जेल है जिसमें भारतीय जवानों का इतिहास लिखा हुआ है। इस इमारत की 7 भुजाएं थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब मात्र 3 भुजाएं और बीच का टावर ही रह गया है। इस टावर में राजनीतिक कैदियों के नाम की सूची लगी है। जो भुजाएं गिरा दी गई थी उस भूमि पर अस्पताल की भव्य इमारत बनी हुई है। अंडमान द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप हैं। नाम है द्वीप समूह, इसमें बहुत से द्वीप हैं। इस अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत 204 द्वीप आते हैं। किसी द्वीप का क्षेत्रफल 1 एकड़ है, किसी का 1.5 एकड़ है, छोटा छोटा द्वीप सब है। किसी का 1000 एकड़ भी है। अनंत समुद्र के बीच में हरे भरे वन प्रदेशों से आच्छादित इन द्वीपों का दृश्य बड़ा सुहावना लगता है। अब आइए, बृहद अंडमान में कुछ पहाड़ियां हैं जो छोटी छोटी उपत्यकाओं का निर्माण करती हैं। उपत्यकाओं का मतलब क्या होता है? उपत्यक से उपत्यकाओं इसमें हुआ है। तो उपत्यकाओं का मतलब होता है तराई वाली जगह, घाटी वाली जगह। और पहाड़ के इर्द गिर्द पास वाला जो जगह होता है उसको तराई क्षेत्र कहते हैं, उसको घाटी भी कहते हैं। सबसे ऊंचा शिखर सैडिल पीक है जो 2400 फुट ऊंचा है। लघु अंडमान प्रायः समतल है। यहाँ नदियाँ नहीं हैं, छोटे छोटे नाले हैं। साल भर यहाँ एक सा तापमान रहता है। जून से सितंबर तक खूब वर्षा होती है। वर्ष में 123 इंच के लगभग। वैसे तो वर्षा का आरंभ मई में ही हो जाता है जो दिसंबर तक चलता रहता है। जनवरी से अप्रैल तक यहाँ बसंत ऋतु रहती है। बहुत थोड़े ऐसे स्थान हैं जहाँ घनी आबादी है। अधिकांश प्रदेश सघन वनों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रधान उपज नारियल है, सुपारी है, रबड़ है। ये पूरा अंडमान निकोबार जो है ना, उसके चारों ओर जंगल ही जंगल है। चारों ओर घने वनों से घिरा हुआ है। यहाँ की उपज है नारियल, सुपारी और रबड़। लेकिन धीरे धीरे लोग वहाँ अब धान की भी फसल लगाने लगे हैं। यहाँ की आमदनी का मुख्य स्रोत है इमारती लकड़ी। अब चारों ओर तो जंगल ही जंगल है। उस जंगल में बहुत ही कीमती लकड़ियाँ पाई जाती है।
उस लकड़ी को काट करके बेचा जाता है, या फिर यहाँ तो समुद्र ही समुद्र है, समुद्र से मछुआरे मछली मारते हैं और उसको दूसरे जगह को बेचते हैं। तो यही स्रोत का आमदनी का यही दो जरिया है, इमारती लकड़ी और मछली। यहाँ के निवासी खेती के अतिरिक्त तो मछली पालन, सुअर पालन, नारियल के पेड़ उगाने का धंधा, ये सब यहाँ के लोग करते हैं। प्लाईवुड और माचिस के लघु उद्योग भी चलते हैं यहाँ, प्लाईवुड के और माचिस के। फल में चूँकि जंगली क्षेत्र है, फल का तो ये सब क्षेत्र राजा है। फल में आम, कटहल, केला, अमरूद, अनानास, खरबूजा और तरबूजा, ये सारे फल यहाँ उपजते हैं। आम, कटहल, केला, अमरूद, अनानास, खरबूजा और तरबूजा काफ़ी मात्रा में होता है यहाँ। घने जंगल होने के कारण यहाँ लकड़ी की बहुतायत है। इमारती लकड़ी और दिया सलाई बनाने वाली लकड़ी यहाँ खूब मिलती है। दिया सलाई की तिल्ली बनाने के कारखाने के अतिरिक्त यहाँ पर प्लाईवुड बनाने के 3 बड़े कारखाने भी हैं। लकड़ी चीरने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ी आरा मिल भी यहाँ पर है। खनिज पदार्थों में तेल के मिलने की संभावना है, उसके लिए सरकार की ओर से खोज का कार्य चल रहा है। भारत सरकार इस समय इन द्वीपों में सड़कों के निर्माण और छोटे बंदरगाहों के विकास की ओर अधिक ध्यान दे रही है। छोटे छोटे बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, है ना, और सड़क का निर्माण बृहद पैमाने पर हो रहा है। यहाँ अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना का एक बड़ा केंद्र भी है। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर निरंतर स्कूल खोले जा रहे हैं। अंग्रेज के ज़माने में यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यह भी तो एक भारत का ही अंग है ना। भारत सरकार तो इस पर भी ध्यान दे रही है। तो यहाँ भी स्कूल कॉलेज खोले गए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, अनेक माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय भी हैं। यहाँ का समुद्र तट बहुत सुंदर है। नारियल के पेड़ों और सघन वन प्रदेशों की हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। इस दृष्टि से भी इन द्वीपों का विकास किया जा रहा है। एक तरह से पर्यटक स्थल है। वहाँ की प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक परिवेश इतना सुंदर है ना कि लोग देश विदेश से उस प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। इसलिए यह एक पर्यटक स्थल भी है। विभिन्न राज्यों के किसान परिवार यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। आकाशवाणी का केंद्र भी खुल गया है। थोड़ी सी आबादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सभी हैं। इसी तरह विभिन्न धर्मों के लोग हैं और उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर आदि। लेकिन धार्मिक
कट्टरता बिल्कुल नहीं है। अन्य धर्मावलंबी भी मंदिर में जाकर चरणामृत ले सकते हैं। तो आज की पढ़ाई आपकी यहीं पे स्थगित कर दी जा रही है। पुनः कल इसको पूरा कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।